एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम प्रकृतिवाद देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा प्रकृतिवाद खत्म हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद अर्थात नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है। यह प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। अरस्तु, कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन, लेमार्क, हेक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ तथा रूसो आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में योगदान दिया है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। सामान्य रूप से प्रकृति का अर्थ उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, अर्थात जो खुद से विकसित होता है अपने आप, साथ ही जिसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती, मनुष्य का इसके निर्माण में कोई हाथ नहीं होता है। जैसे कि उदाहरणार्थ पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु, ये सब स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृतिवाद विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रवृत्ति है जो सामाजिक कृत्रिमता के स्थान पर वैयक्तिक स्वाभाविकता को महत्व देती है। प्रकृतिवाद प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानता। प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति या ईश्वर नहीं, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद जो है ये विचार और व्यवहार में जो एक सामाजिक कृत्रिमता, मतलब जो आर्टिफिशियलिटी जो आती है, उसको प्रकृतिवाद ज़्यादा महत्व ना दे करके जो उसका स्वाभाविक व्यवहार होता है और स्वाभाविक विचार को ज़्यादा महत्व देती है। प्रकृतिवाद को किसी अन्य तत्व को यह सही नहीं मानता है। प्रकृति के ऊपर यह शक्ति कोई अन्य सत्ता नहीं विद्यमान है, बस जो कुछ है वो प्रकृति ही है। इसके बाद है प्रकृतिवाद की परिभाषा। जेम्स वॉट के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है। ये आत्मा को पदार्थ और भौतिक तत्व ही मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। फिर थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवादी आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रकृतिवाद के मूलभूत सिद्धांत हैं। सृष्टि एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवादियों के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता और कारण सब कुछ प्रकृति ही है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों के संयोग से सृष्टि, संसार की रचना होती है और विघटन से उसका अंत भी होता है। सृष्टि के संयोग, विकास और विघटन की प्रक्रिया कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होती है। इसके बाद है भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं। प्रकृतिवाद प्रत्यक्ष भौतिक संसार को ही सत्य मानता है कि जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हम अनुभव कर पाते हैं, उसको ही सत्य मानता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक संसार को हम इंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, इसलिए वह असत्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ नष्ट नहीं होता है, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है, इसलिए पदार्थजन्य भौतिक संसार को क्षणभंगुर, नाशवान और असत्य एवं मिथ्या कैसे माना जा सकता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वह केवल दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो उसे क्षणभंगुर मानना ही कैसे माना जा सकता है? माना ही नहीं जा सकता। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। प्रकृतिवाद आत्मा को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार नहीं करता। प्रकृतिवादियों का मानना है कि यह संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। इस प्रकार एक सृष्टि के सृजन के पीछे किसी दैविक या आध्यात्मिक सत्ता या परमात्मा का विचार करना मिथ्या भ्रम है। इस विषय में प्रकृतिवाद का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि प्रकृति के पदार्थ परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं। मनुष्य संसार की श्रेष्ठतम रचना है। प्रकृतिवाद मनुष्य को संसार की श्रेष्ठतम रचना स्वीकार करता है। भौतिक विज्ञान प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ है। यंत्रवादी प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य संसार का श्रेष्ठतम यंत्र है और जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के अनुसार वह संसार का श्रेष्ठतम पशु है। मानव जीवन का उद्देश्य सुखमय जीवन जीना है। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि
प्रत्येक प्राणी में जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। इसके लिए वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता है और अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। अब देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। इसमें है पहला, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। रूसो आदि प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालकों के लिए अनावश्यक समझकर उसका कड़ा विरोध किया। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के लिए अस्थायी एवं उपयोगी होता है। रूसो को पुस्तकों के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं जिनके विषय में हम अनुभव शून्य होते हैं, जिनके विषय में हमारा कोई अनुभव ही नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बारे में पुस्तकें हमें बताती हैं, इसलिए उन्हें इससे बड़ी घृणा होती है। स्वशिक्षा पर बल। प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। रूसो के अनुसार बालक जो पाठ खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से चौगुना उपयोगी होता है। प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारकों में आधुनिक सभ्य समाज के दोषों, सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और विकारों से बालकों को मुक्त रखने के लिए प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया गया। रूसो ने कहा है कि ईश्वर या प्रकृति नियंता के यहाँ से प्रत्येक वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानव के हाथ पड़ते ही वह दूषित हो जाती है, वे दूषित हो जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी ने बालकों को बालक न मानकर अपितु प्रौढ़ मानकर शिक्षा देना बहुत बड़ी भूल माना है। शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। शिक्षक को बालक के स्वभाव, प्रकृति एवं बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के लिए बालक को न मानकर बालक के लिए शिक्षा का नारा लगाया। प्रकृतिवादी रूसो ने ठीक ही कहा, बालक एक खुली पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। शारीरिक विकास को महत्व। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अरस्तु की भांति रूसो ने कहा है, दुर्बल शरीर में दुर्बल मन का निवास होता है। रूसो के अनुसार समस्त दोषों और दुष्कर्मों का एकमात्र कारण बालक की शारीरिक दुर्बलता है। उसे स्वस्थ बनाओ, वह सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतिवाद उन बातों की निंदा करते हैं जो बालक को उसकी इच्छानुसार कार्य नहीं करने देते हैं। वे शारीरिक दंड, भय तथा चिंता उत्पन्न करने वाली बातों से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सभी बातें बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती है। अतः प्रकृतिवादियों ने इन सब का विरोध किया। प्रकृतिवादियों का दृढ़ विश्वास है कि बालक अच्छा प्राणी है, खराब नहीं, वह जन्म से अच्छा होता है और यदि भय तथा घृणा की सब बातों को दूर कर दिया जाए तो यह अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। मूल प्रवृत्तियों के शोधन एवं मार्गदर्शीकरण का उद्देश्य। यंत्रवादी प्रकृतिवादी के अनुसार प्रत्येक प्राणी कुछ सहज मूल प्रवृत्तियों को लेकर अवतरित होता है। मतलब वो जब जन्म लेता है तभी से उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये सहज प्रवृत्तियाँ जब बाह्य वातावरण के संपर्क में आती हैं तो उनसे सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण होता है। यंत्रवादी प्रकृतिवादी बालक में उचित और उपयोगी संबंध क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का सही मार्ग पर लगाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मूल प्रवृत्तियों को सही डायरेक्शन देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन संघर्ष के लिए योग्यता और क्षमता का विकास करना। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वातावरण में सदैव संघर्ष करता है। अतएव उनके अनुसार हमारी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। फ्रांसीसी दार्शनिक लैमार्क डार्विन के विचार के समर्थक थे। उनका मानना है कि प्रत्येक प्राणी में स्वयं को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। अतः लैमार्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में वह क्षमता विकसित करना है जिससे वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल निर्मित कर सके, वातावरण के अनुकूल बना सके। जातीय गुणों का विकास। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ
जातीय अनुभवों और गुणों के संरक्षण और विकास पर जोर देते हैं। वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने जातीय अनुभवों और गुणों से परिचित कराकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जातीय गुणों एवं अनुभवों का संरक्षण एवं हस्तांतरण होना चाहिए। पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मरक्षा करने, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करने, मतलब जीविका की क्षमता, कैसे जीविकोपार्जन करें अपना, विकसित करने एवं संतान की रक्षा करने तथा सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाओं में भाग लेने और अवकाश के समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए। वे इसे पूर्ण जीवन की तैयारी कहते थे। जीवन के वर्तमान सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। प्रकृतिवादी व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा को महत्व देते थे। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा करना होना चाहिए। किसी भी दशा में वर्तमान सुख की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस विषय में रूसो ने स्पष्ट कहा है, पिताओं, इन सरल बालकों की इन प्रसन्नताओं को क्यों छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएगी। अगला है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। वे उसकी रक्षा है एवं विकास पर ही सर्वाधिक जोर देते हैं। वे पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य और भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व देते हैं और साहित्य, कला एवं संगीत को सबसे कम। धर्म एवं नीति शास्त्र को तो वे कोई स्थान भी नहीं देते। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बालक के विभिन्न स्तरों एवं पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वह शैशव काल में प्रकृति के संपर्क में रखकर शारीरिक विकास, बाल्यकाल में इंद्रिय विकास और किशोरावस्था में मानसिक तथा युवावस्था में संवेगात्मक विकास करना चाहता है। पाठ्यक्रम में खेलकूद, प्रकृति भ्रमण, पर्वतारोहण, तैरना, घुड़सवारी और हस्तकार्यों को महत्व देता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है। अब है आत्मरक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपार्जन के लिए भाषा, गणित, भूगोल, वंश वृद्धि एवं शिशु शिक्षा के लिए विज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थ, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए साहित्य, संगीत, कला और कविता को स्थान दिया गया। उन्होंने पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मुख्य स्थान तथा भाषा, साहित्य, संगीत और कला को गौण स्थान दिया है। प्रकृतिवादी और शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध एक क्रांति है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। प्रकृतिवाद ने स्वानुभव द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया। स्वानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है। रूसो ने करके सीखने पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। दूसरा है खेल विधि द्वारा सीखना। प्रकृतिवादी खेल विधि को शिक्षा की उत्तम विधि मानते हैं। खेल द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इस विधि द्वारा ज्ञान सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। स्काउटिंग, शैक्षिक पर्यटन, यात्राएं आदि खेल विधि के रूप हैं। ह्यूरिस्टिक विधि। स्वानुभव के साथ साथ विज्ञानों में ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग प्रासंगिक है। ह्यूरिस्टिक विधि के कार्य करने में खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ ही क्रिया द्वारा सीखने का अभ्यास होता है। फिर है निरीक्षण विधि। प्रकृतिवादियों ने प्रकृति के निरीक्षण पर विशेष बल दिया है। प्रकृतिवादियों की यह एक आधारभूत पद्धति है। फिर है करके सीखना। प्रकृतिवादी करके सीखने पर विशेष जोर देते हैं। इस पद्धति के परिणाम स्वरूप किंडरगार्टन, डाल्टन विधि तथा मॉन्टेसरी और प्रोजेक्ट पद्धति का विकास हुआ। इसके बाद है प्रकृतिवाद और अनुशासन, नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। प्रकृतिवादी स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं। अनुशासन में वे बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादियों का मानना है कि स्वतंत्र वातावरण में ही बालक का स्वाभाविक विकास होता है। कहने का मतलब है कि अगर अनुशासन में बाहरी हस्तक्षेप हुआ तो उसका स्वाभाविक विकास ना हो करके कृत्रिम विकास होगा।
रूसो मानते हैं अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। डिसिप्लिन शुड ऑलवेज कम बाय द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ चिल्ड्रंस फॉल्ट्स। रूसो के कथन का अभिप्राय यह है कि अनुशासन बालक के कार्यों का प्राकृतिक परिणाम है। यदि बालक अग्नि पकड़ेगा तो जल जाएगा, यदि ठंडक में बाहर निकलेगा तो सर्दी लग जाएगी। इस प्रकार प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में उसे स्वतः दंड मिलेगा। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि प्रकृति स्वयं एक शिक्षिका है जो मनुष्य को गलती पर दंड स्वयं देती है। स्पेंसर भी प्राकृतिक दंड व्यवस्था में विश्वास रखते थे। हेक्सले ने रूसो और स्पेंसर के प्राकृतिक दंड का विरोध किया और कहा कि प्रकृति द्वारा उचित अनुशासन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार प्रकृति की दंड व्यवस्था कठोर और तर्कविहीन है। प्रकृति भूल से की गई गलती और जानबूझकर की गई गलती पर एक सा दंड देती है। इस दंड की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें गलती कोई करता है और दंड कोई दूसरा भुगतता है। जैसे सड़क पर केला खाकर छिलका कोई फेंकता है और फिसलकर कोई दूसरा गिरता है। इसके बाद है प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हम गुण देख लेते हैं। बालक जन्मजात मूल प्रवृत्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं को लेकर जन्म लेता है। प्रकृतिवाद ने ही व्यवहार को जन्म दिया है। प्रकृतिवाद ने शिक्षण विधियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रकृतिवाद ने शिक्षा में बालकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और शिक्षा में बालकों की स्वतंत्रता का नारा लगाया। प्रकृतिवाद के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसके बाद है दोष। दोष में है प्रकृतिवाद में उचित और संतोषजनक शिक्षा के उद्देश्य का पूर्णतः अभाव है। प्रकृतिवाद केवल तत्कालीन उपयोगिता को ही महत्व देता है जो कि उचित नहीं प्रतीत होता। प्रकृतिवाद भौतिकवादी विचारधारा है। यह आध्यात्मिक अर्थात आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क और कर्मफल में विश्वास ही नहीं करता। यह एकांकी दृष्टिकोण है जो सर्वथा अनुचित है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन स्थापित करने की धारणा अनुचित है, अर्थात अग्नि में जलकर नदी में डूबकर ही वह अनुशासन का पाठ सीख सकता है। प्रकृतिवाद बालक के केवल वर्तमान जीवन को ही महत्व देता है, भावी जीवन से इसका कोई संबंध नहीं रखता।